हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का एक बहुत ही खास इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें से काफी क्वेश्चंस हमारे रिकवर हो जाएंगे पॉलिटी के। एंड बेसिक्स से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पेरेंबल यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में। सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं हिस्टोरियल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें हमारे एम लक्ष्मीकांत का ये खास चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आप पॉलिटी के काफी क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। काफी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। सो आप वीडियो को एंड तक देखना। एंड इसमें जो भी कोई आपके डाउट्स या कुछ भी हैं तो आप हमें कमेंट कर देना, ताकि आपकी चीज़ों को समझा जा सके एंड उन पर वर्क किया जा सके। सो सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600 AD एज अ ट्रेडर्स इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। सभी जैसे जानते हैं कि ब्रिटिश इंडिया, हमारी जो ब्रिटिश किंग थे वो 1600 AD के आए थे ट्रेडर्स के रूप में व्यापार करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज आल्सो नोन एज ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर कहीं पर इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आता है, दैट इज द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ट्रेडर्स के लिए, ट्रेडिंग के लिए, व्यापार के लिए यहाँ पर आई थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फाउंडेड इन ईयर 1600 फॉर द ट्रेड द ईस्ट इंडियाज एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। सबसे पहले इन्होंने साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया से अपना ट्रेडर्स स्टार्ट किया था, बट द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडेड मेनली इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड चाइना। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैज एक्सक्लूसिव राइट्स टू ट्रेड इन इंडिया। उनके पास कुछ राइट्स थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए। इन द ईयर 1765 द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्टेन्ड दीवानी राइट्स फॉर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस फॉर द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में उन्हें कुछ सिविल जस्टिस एंड राइट्स वहां पर मिले थे, दीवानी राइट्स। In the year of 1858, after the Siphovi-Muthini, British Crown assumed direct responsibility for the governance of India. अगर आपसे पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स कब मिले थे, तो 1765। हर लाइन से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे अगर आप उसको रिकवर करना चाहें, नोट्स में उसको कन्वर्ट करना चाहें। दिस रूल कंटिन्यूड अप टू द अगस्त 15, 1947 इंडिया गोट इंडिपेंडेंस। इसके बाद हम कुछ एक्ट्स हैं जो हमारे क्वेश्चंस जहां से पूछे जाते हैं कि कौन सा एक्ट कब लागू हुआ था, क्या उसमें हमारी फीचर्स थे एंड क्या राइट्स थे, वो सब चीजें यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं। सो द कंपनी रूल्स 1773 से 1858 तक कंपनी ने रूल किया, और उसमें कौन कौन से एक्ट आए वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट है जो 1773 में हुआ था। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ये सबसे पहला रूल रेगुलेटिंग एक्ट था जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेट किया था इंडिया में, कंपनी इन इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को रूल करने के लिए सबसे पहले ये रूल आया था। कंपनी रूल किया था 1773 से 1858 तक। एंड जो हमारा सबसे पहला रूल इन्होंने एक्ट किया था वो रेगुलेटिंग एक्ट था, जो सबसे पहले कंपनी लेकर आई थी। द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ कंपनी वर रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया। यही उनका फाउंडेशन था यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट के तौर पर अपना रूल करने के लिए। फीचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 1773 एक्ट, उसके क्या क्या फीचर्स थे ये देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल वाज डेजिग्नेटेड इन द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल में एक गवर्नर जनरल अपॉइंट किया। एंड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द 4 मेंबर्स वाज क्रिएटेड टू असिस्ट द गवर्नर जनरल। और उनके साथ 4 मेंबर्स और उन्होंने वहां पर क्रिएट किए जो कि उनके असिस्ट कर सके गवर्नर जनरल को। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज लॉर्ड वार्न हास्टिंग्स। सबसे पहला जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड वार्न हास्टिंग्स था, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बंगाल का सबसे पहला गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड वार्न हास्टिंग्स। The 1773 Act made the governors of Bombay and Madras presidencies subordinate to the Governor General of Bengal. The provided of the establishment of Supreme Court at Calcutta in the year of 1774. Supreme Court आया हमारा at the Calcutta, and in 1774 में the Supreme Court comprised of a Chief Justice and 3 other justice. उस टाइम पर भी एक Chief Justice था and 3 other justice थे। This act prohibited the servants of the company from the engage in any private trade for accepting presentations and presentations or the bribes from the natives.
The 1773 Act strengthened the control of British government over the company by requiring the court the direction to reports on its revenue, civil and military affairs in India. 1773 का जो एक्ट था उसकी सबसे बड़ी पावर ये थी कि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट और कंपनी ओवर द कंपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के ओवर पर यहाँ पर जो भी डायरेक्शंस थे, रिपोर्ट्स थे ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ इंडिया में कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया. इंडियन पॉलिटी The 1781 Act of the Settlement passed by the British Parliament to rectify the defects of 1773 Acts. उसके बाद हमारा रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया. पहले हमारा आया रेगुलेटिंग एक्ट जो कि आया था हमारा 1773 में, एंड जैसे ही कंपनी आई थी, और उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में. आपको इनके डेट्स लर्न करनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें कई बार क्वेश्चंस हमारे ऑब्जेक्टिव में डेट्स ही मेंशन की जाती है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब एस्टेब्लिश हुआ, कब आया, 1784 में. अब इसके क्या फीचर्स हैं वो हम देख लेते हैं. द पिट्स इंडिया एक्ट between commercial and the political function of the company. The court of direction entrusted with the responsibility to manage commercial affairs of the company. The board of control was entrusted with the responsibility of the political affairs. Thus, the Pitt's India Act established the dual government, double government bani. The company territories in India were of the first time called British possessions in India. Characteristics इसके देख लेते हैं. This is the final step towards the centralization of power in India. What is the centralization? This is the concentration of power in single authority. Centralization हमारी थी single power of authority. The Governor General of Bengal was made the Governor General of India. Governor General जो हमारा बंगाल का था उसको इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया. इसी एक्ट के तहत the first Governor General of India was Lord William Bentinck. And the law that was the made period to the 1833 was called regulation. The laws that were made under the 1833 charter were called acts. The India East India Company purely becomes the administrative body and the commercial body. This act provided the company territories in India were held by in the trust for His Majesty, his heirs and successors. The superintendent's direction and the control of whole civil and military governments of British territories and revenues in India was expressly vested in the Governor General of India and Council. For the first time in Governor General's government was known as the Government of India. The Council was known as the Indian Council. The Council was enlarged as the legislative work by the addition of the law member in addition to the existing there. And उसके बाद does this act attempt to introduce a system of open competition of selection of civil servants? This is an attempt only on open competition system was introduced later. चार्टर एक्ट, पहले रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद पिट्स एक्ट, उसके बाद चार्टर एक्ट. 1853 में ये हमारा एक्ट आया हुआ था. दिस वाज द लास्ट चार्टर एक्ट पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिटवीन द 1793 से लेकर 1853 तक. दिस एक्ट इज क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल and the legislative council function as the mini parliament. लेजिस्लेटिव काउंसिल के तहत इसमें क्रिएटेड की गई और वो एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती थी. द चार्टर एक्ट ऑफ द 1853 इंट्रोड्यूस ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट. चार्टर एक्ट के तहत ही हमारे यहाँ पर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स का शुरू हुआ था. ये भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारी जो सिविल सर्विसेज स्टार्ट हुई थी वो किस एक्ट के तहत स्टार्ट हुई थी. तो वो चार्टर एक्ट था. दिस वाज आल्सो ओपन टू इंडियंस आर वर परमिटेड टू टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन. और इसी एक्ट के तहत ये भी हमारे परमिशन मिल गई कि इसमें इंडियंस वर परमिटेड टू टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन. It accordingly committed committee and it accordingly the Maculary Committee on the Indian Civil Services was appointed in the year 1854. 1854 में हमारे यहाँ पर appointed हुए थे Indians. सत्येंद्रनाथ टैगोर was the first Indian to join the civil services. अब ये भी यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि सत्येंद्रनाथ was the first Indian to join the civil service. सिविल सर्विस को ज्वाइन करने वाले सत्येंद्रनाथ सबसे पहले इंडियंस थे. उसके बाद क्राउन रूल 1858 से 1947. द क्राउन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. दिस केम इनटू आफ्टर द सपोई मुतिनी.
of 1857. This act is also known as the Act of for Good Government in India. This is the first statute enhanced of the Parliament for the governments of India under the direct rule of the British government. The GOI Act established the East India Company. The British Crown assumed and over India from the East India Company. The designation of the Governor General of India was changed to the Victory of India. The last Governor General of India was Lord Canning. सबसे पहला था हमारा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स एंड उसके बाद लास्ट गवर्नर जनरल है हमारा लॉर्ड कैनिंग. फर्स्ट विक्ट्री ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया Act abolished the government of control and control of directions. A new position called Secretary of the State of India are created and powers of Crown were exercised. The Secretary of the State of India. The Secretary of State of India is a member of Cabinet, is responsible to the British Parliament. The Secretary of State of India was assessed as a council called Council of India that contained 15 members. The Council of India was composed of the exclusively of people from England. The Secretary of the State of India, who was responsible to British Parliament, Government India through the Governor General, assessed by the Executive Council, which are considered the higher officials of the government. The administration of country was unitary and regulatory, centralized through the 1858 Act, and the provided governments through the existing held by the governor were mere agents of the Governor of India, functioning under the direct control of the Governor General. There was no separation of the function, the legislative, executive, civil and military authority by the vested in Governor General in the Council of India, who was responsible to the Secretary of State of India. The control of the Secretary of State of India over the Indian administration was absolute, complete, total. The machinery of the administration was totally unconcerned about the public opinion. उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 था, ये हमारा दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस अगेन अ पॉपुलर एलिमेंट बाय इंक्लूडिंग सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय द ट्रांसिटिंग लेजिस्लेटिव बिजनेस लाइक द लेजिस्लेटिव Council. The Victory of Indian would nominate Indians to the Legislative Council. The function of nominated members were confirmed exclusively to the consideration of the legislative proposals placed before it Governor General Victory. Even the provisions of the initiating legislations, the previous section of the Governor General and was necessary. ये इसके कुछ points होते हैं next के in the year of 1863 Lord Canning जो हमारा first of India था, first Viceroy of India, and nominated in the year of 1863 Lord Canning, first Viceroy of India, nominated Raja of the Banaras, of Maharaja of the Patiala and Sri Lanka Rao and Sri Dinkar Rao to be the Legislative Council. This act restored the power of Bombay and Bengal presidencies. The Legislative Councils for Bengal was created in year 1860. जो Legislative Council होती थी बंगाल की बनी थी वो 1862 में बनी थी. यहाँ से पॉइंट आप क्रिएट कर सकते हो. The Legislative Council of North West Frontier Province was created in 1866. The Legislative Council for Punjab was created in year 1897. जो पंजाब की Legislative Council थी वो 1897 में बनी. This act was recognition to the portfolio system. Portfolio system means placing each member in the charge of a specific department. पोर्टफोलियो हमारा सिस्टम होता था जहां एक प्रत्येक जो हमारे मेंबर्स को चार्ज किया जाता था स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में. लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूस पोर्टफोलियो सिस्टम इन ईयर. ये जो हमारा रेड लाइन से हमने किया हुआ है ये पोर्टफोलियो कैनिंग इंट्रोड्यूसिंग पोर्टफोलियो सिस्टम इन 1850. यहाँ पर पूछा जाएगा कि लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम कौन सी ईयर में एस्टेब्लिश किया था, 1859 में, या फिर पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लाया गया, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा. दिस एक्ट आल्सो एम्पावर्ड द वाइसराय टू इश्यूज एंड ऑर्डिनेंस. व्हाट इज द ऑर्डिनेंस? वी लर्न ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वी लर्न ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नोन ऑर्डिनेंस. के बाद बात कर लेते हैं एक्ट 1899 के 92 इंडियन काउंसिल एक्ट. दिस एक्ट वाज गिवन द लेजिस्लेटिव एंड councils the power of discussion and the budget and addressing questions to the executive. This act was provided the nomination of some non-official members to the legislative council by the viceroy. Indian council
एक्ट ऑफ 1909 एंड इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, और दैट इज द इम्पोर्टेंट। इससे हमेशा ही कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कब आया था, 1909 में आया था या फिर किसने किया था। तो मॉर्ले मिंटो वाज देन वायसराय, उस टाइम पर मिंटो वाज देन वायसराय थे, एंड द मोर्ले वाज देन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। मोर्लो मिंटो दोनों अलग अलग थे, एक वायसराय था और एक सेक्रेटरी था स्टेट का। This act was increased the size of legislative council and elected non-official members. An element of the election was introduced at the central legislative council, but the official majority was maintained. The members of the legislative council were allowed to ask supplementary questions. The members were allowed to move the resolution in the budget or any matter of the public internet except subjects like the armed forces, foreign affairs and Indian state. This act provided by the Association of Indian with Executive Council of Victory and the governor. The first Indian to join the Viceroy Executive Council was सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एंड जो हमारे सबसे पहले इंडियन से जिन्होंने वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन की थी, दैट वाज द सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और ये क्वेश्चंस पूछे भी जा सकते हैं। सो बार बार बोल रही हूँ कि आप इन चीजों को नोट्स कर सकते हैं एंड इनके लिए एक अलग से नोट बना सकते हैं। The 1909 was introduced as a system of communal representation of Muslims by accepting the concepts of the separate electorate. Under the separate electorate, the Muslim members were to be elected only by the Muslim voters. For the first time of seeds of separation were sown, the 1909 Act legalized communalism, and Minto was regarded as the father of the communal electorate. The Minto-Marlowe reforms did not aim at establishing a parliament system of government. The final decision of all matters was retained in the hands of irresponsible executive. The Governments of India Act 1999. The act came into pictures when the Indian National Congress becomes very active during First World War, launched the Home Rule movement. This is called as the Montagu and the Chelmsford reform. Chelmsford was then Viceroy. उस टाइम पर जो हमारे Chelmsford Viceroy थे and Montagu was then Secretary of the State. ये दो नाम से मिलकर रिफॉर्म्स बनते थे, Montagu and Chelmsford. काफी इंपोर्टेंट रिफॉर्म्स है। 1919 में हमारा हुआ था। ऑन द अगस्त 20, 1917 ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड अ डिक्लेरेशन दैट द पॉलिसी ऑफ हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट इज दैट द इंक्रीजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन वेरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव and gradual development of self-governing the institution with a view to progressive realization of the irresponsible government in British India as an integral part of the British. Montagu Chelmsford was entrusted with the responsibility of formulating proposals for the said policy, and the GOI Act and 1919 gave a formal say of the same. The report of Montagu Chelmsford led to the enactment of the GOI of 1919. Government of India Act 1919 introduced hierarchy of the dual government, and the hierarchy was the introduce of the provinces and not and the centers. The act This act was the central and the provisional subject. The provincial subjects were the further provided into the transferred subjects and the rejected subjects. Transferred subjects were those subjects that are administered by the government with the aid of ministers and responsible to the legislative council, in which the proportion of elected members was raised by the 70%. Hence, the foundation of responsible government was introduced in the narrow sphere in the form of the transferred subject. This reserved subject, on the other hand, were to be administrative by the government in executive council without any responsible to the legislative. The sources of revenue was also divided into the two categories so that the provisions could run the administrative with the aid of the revenue raised by the provisions of themselves. Provincial budgets was separated from the central budget, and the control of the government journal were provincials was retained by the empowering of the government, and through the government of India 1919 two houses of foreign law houses were introduced as the centers.
तो ये हमारा 1919 वाला जो चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था, उसी के तहत हमारे दोनों houses, upper and lower houses, was introduced as the center. The upper houses was council of the composed of the 16 members, of whom 34 was elected, and the lower houses was called legislative assembly, composed of 144 members, of whom 104 were elected. स्टार्टिंग में जब हमारे दोनों हाउसेस बने थे तो उसमें 16 मेंबर्स एंड 144 मेंबर्स थे. द पावर्स ऑफ बोथ अपर एंड लोअर हाउसेस वाज इक्वल एक्सेप्ट दैट द पावर टू वोट सप्लाई वाज गिवन ओनली टू द लोअर हाउसेस. The concepts of election was introduced. The Indian Legislative Council consists of our houses. ये सारे basically जो हमारे acts हैं, that is makes the Constitution of India. और वहीं से कौन-कौन से acts में हमारे क्या-क्या काम हुए थे, कौन-कौन सी चीजें आई थी, कब-कब इसमें हमारे preambles and Constitution में establish हुई थी, वो सब चीजें यहाँ पर explain की गई हैं, जिनसे छोटे-छोटे questions हमारे बन जाते हैं. The Indian Legislative Council consists of upper houses and the lower houses. If the majority of members from both the houses are elected directly, the Act of 1919 extended communal representation for the Sikh Indian Christmas. Europeans and Anglo-Indians remember the 1909 introduced the communal representation from the Muslims and not all other communities. These are the questions that are asked in the these and the act provided by the establishment of Public Service Commission. According, the Public Service Commission was set up as the recruiting civil servant and इसके according भी हमारे जो Public Service Commissions था वो act इस act के तहत ही हमारा establish हुआ था, जिसमें हमारा civil servants recruiting किए जाते हैं. The Act of 1919 was provided the separation of the provisional budgets from the central budget. Means smaller area, just like present day state. Today we have two budgets in the country, central and the state budget. This started with the 1919 Act and after the amendments of the Constitution were continued with the same. 1919 का जो एक्ट था उसमें हमारी ये सारी चीजें एस्टेब्लिश हुई थी. काफी चीजें इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं कि सिविल सर्वेंट्स इसी में हमारे अपॉइंटेड हुए थे, पब्लिक सर्विस कमीशन इसी में आया था, एंड ये सारी चीजें जो हमारा पार्लियामेंट में लोअर हाउस, डबल हाउस, ये हमारे अपर हाउस, ये सब इसी में एस्टेब्लिश हुआ था. इन द ईयर 1927 a statutory commission was appointed under the chairmanship of the Simon on the inquiry into the report of the working of the 1919 Act. सीमन कमीशन क्या होता है? सीमन कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन नवंबर 1927. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है सीमन कमीशन कब आया था एंड कौन से इयर्स में ये हमारा एस्टेब्लिश हुआ था. दिस वाज अ 7 मेंबर कमीशन. इसमें 7 मेंबर्स होते थे. द चेयरमैन ऑफ द कमीशन वाज सर जॉन सीमन एंड द पर्पस ऑफ द कमीशन वाज टू रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें हमारा यही पर्पस होता था कि वो 7 मेंबर्स हमें रिपोर्ट देते थे कि क्या हमारी कंडीशंस हैं न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की. इसमें 7 मेंबर्स हमारे होते थे. All the members of the committee were British and hence all the parties boycott the commission. The Simon Commission submitted the report in year 1930. The Simon Commissions recommended for the abolition of monarchy and this commission was recommended the conditions of the communal electorate and the British government concurred the 3 round table conference to consider the proposals of the Simon Commissions. The conference to be attended by the representatives of British government, British India and Indian princely states regarding the round state conference were learned more during the state of national movement. नेशनल मूवमेंट में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एक पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है जहाँ पर ये सारी चीजें हुई थी. द 3 राउंड्स टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड बिटवीन द 1930 एंड 1932. ये हमारी 3 राउंड टेबल्स कॉन्फ्रेंस हुई थी जो 1930 से 1932 के बीच में हुई थी. महात्मा गांधी अटेंडेड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ओनली. ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिस्कशंस अ व्हाइट पेपर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स वर प्रिपेयर्ड एंड द सेम वाज सबमिटेड टू द पार्लियामेंट. The recommendation were reported on the GOI Act, Government of India Act of 1935. उसके बाद communal awards of 1932 है. On the August 14, 1932, the communal awards was announced by the Ramsay MacDonald, that is the British Prime Minister, and this is the means of providing extending separate electorate of the scheduled caste. In this fact, the concept of separate electorate of depressed classes was raised by Dr. Bhimrao Ambedkar, B.R. Ambedkar. The proposals was accepted by the British and announced the communal award, and Gandhiji opposed this in the grounds that the proposal would be distant and Hindu society. Mahatma Gandhi began indefinite hunger strike in the
जेल पुणे महाराष्ट्र अगेंस्ट द सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ द शेड्यूल कास्ट। उसके बाद है पूना एक्ट ऑफ 1932। Now discuss about the Pune Act of 1932. As Mahatma Gandhi went on the hunger strike, Dr. Ambedkar was under the tremendous pressure to save the life of Gandhi. Hence, Dr. Ambedkar accepted for an agreement. जो हमारा पूना एक्ट था वो क्या था उसके बारे में यहाँ पर थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यहाँ पर बताए गए हैं। This is an agreement between the Dalits, then called depressed classes, एंड दलित जो होते थे ऑफ इंडियन लेड बाय द डॉक्टर अम्बेडकर एंड अपर कास्ट हिंदूज ऑफ इंडिया। ये हमारी जो एग्रीमेंट था वो दलित और अपर कास्ट के बीच में था। दिस टुक प्लेस ऑन सितंबर 24, 1932 एट द at Yeravda jail. Under Pune Act of 1932, there shall be a seats reserved for the depressed classes out of the general electoral seat in the provisional legislature. Government of India Act of 1935. Government Act of India 1935 prescribed in Federation. The Government Act of India Act 1935 divided into the powers into Federalist, Provisionalist and concurrent list. Concurrent list हमारी the residential power were visited with the Viceroy. GOI Act of 1935 abolished the hierarchy in provinces. Government of India. The responsible government was introduced in provinces, the executive authority of princes, and was also ascribed as the governor on behalf of the crown and not a subordinate of the governor general. Government of India Act of the 1935 introduced जो हमारे 2 houses upper and lower in 6 out of the 11 provinces. This was the legislative assembly and the legislative council. In the rest of the provinces, the legislature was unicameral, and this act extended separate electoral for the depressed classes, SC, women, and labor. This act extended by the franchisees right to vote, with the 10% of population got the voting right. यही इसमें 10% population got the voting right, and granted limited franchises on the basis of the tax, property, and education. ये सब इसमें ही हमारा डिस्कस किया गया है. And this is provided by the establishment of Reserve Bank of India in the year 1935. कुछ मेन पॉइंट्स इसमें हम कवर कर लेते हैं. Establishment of RBI is recommended by the Hilton Young Commission in year 1926. The RBI in the year 1935 was set up as Calcutta, and in the year of 1935 it was shifted to Bombay. 1935 में कलकत्ता में शिफ्ट हुआ था, एंड 1937 में हमारा बॉम्बे मुंबई में शिफ्ट हुआ है. ये क्वेश्चंस बेसिकली कभी भी किसी भी जीके एंड किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि आरबीआई कलकत्ता कौन से ईयर में शिफ्ट हुआ एंड आरबीआई हमारा बॉम्बे कौन से ईयर में शिफ्ट हुआ. इंडियन डिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. द February 20, 1947, the Prime Minister of England, Sir Clement Attlee, declared that the British rule in India would end by June 30, 1948. ये डिक्लेयर किया था कि एटली ने कि जून 30, 1948 में हमारा जो रूल है वो बंद हो जाएगा. द मुस्लिम लीग डिमांड फॉर द पार्टीशन ऑन द June 3rd, 1947, the governor announced that the constitution is not applicable to unwilling part of nation. The Lord Mountbatten, then Viceroy, put forth the version of partition plan on the same day. It is called Mountbatten plan, and this is also called June 30th plan. माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं इसको, जून 30th प्लान भी कहते हैं, जिसमें हमारा पार्टीशन का डिसाइडेशन हुआ था. दिस प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंडेड द ब्रिटिश रूल एंड डिक्लेयर इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट फ्रॉम August 15, 1947. This act provided the partition of country into India and Pakistan. The office of Viceroy was abolished and provided the Governor General of each domination, India and Pakistan, appointed by the King. This act also empowered by the Constitution assemblies to frame and adopt the Constitution. The Central Legislature and Indian composed of the Legislative Assembly and Council of States exist on the August 14, 1947.
The Indian Independence Act granted freedom to the princely state either join to India or Pakistan or remain independent. The civil servants also allowed to entail all the benefits. Lord Mountbatten became the first Governor General and independent India. Mountbatten bane the, and Jawaharlal Nehru was sworn in as the Prime Minister of India by Lord Mountbatten, and Muhammad Ali Jinnah became the first Governor General of Pakistan. As all is known that the मोहम्मद जिन्ना बने थे हमारे पाकिस्तान के गवर्नर जनरल एंड जवाहरलाल नेहरू बने थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के। यहाँ पर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या हुआ था ये ईयर्स यहाँ पर रिकॉल कर लेते हैं। 1922 में महात्मा गांधी इज डिमांड, 1928 में नेहरू रिपोर्ट, 1935 एमन रॉय डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वर्ल्ड वार सेकेंड 1939 में, 1940 अगस्त ऑफर। उसके बाद हमारा 1942 में है क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये कुछ मूवमेंट है यहाँ पर, कुछ इंसिडेंट, कुछ एक्सीडेंट्स। 1947 वर्ल्ड वार सेकेंड एंड 1941 में सिमला कॉन्फ्रेंस, 46 में कैबिनेट मिशन प्लान, 46 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन एंड फर्स्ट मीटिंग, लॉर्ड माउंटबेटन रिप्लेस्ड लॉर्ड वेवल एज वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जून 3 प्लान ऑफ माउंटबेटन का हुआ था। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। 1947 में पार्टीशन हुआ हमारा, 47 में इंडिपेंडेंस टू इंडिया एंड पाकिस्तान, 48 में ड्राफ्ट्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड, 1949 कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड, 50 में कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। ये पूरी जर्नी ऐसे हमारी ईयर्स में काउंट की गई है। New start reading 1922 Mahatma Gandhi was formed. The demand of India's political destiny should be determined by the Indians themselves. ये सब यहीं पर नेहरू रिपोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन प्लान एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक्सेप्ट महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना, सर सच्चिदानंद सिन्हा। ये यहाँ पर फीचर्स इसके एक्सप्लेन किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड, नेशनल फ्लैग जुलाई 22 1947, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा नवंबर 26 1949, नेशनल एंथम जनवरी 24 1950, नेशनल सॉन्ग हमारा 24 जनवरी 1950 में अडॉप्ट किया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जो लर्न करने हैं, बेसिकली हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1940 में, जनवरी 24 1950 वाज द लास्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंटिन्यूड एज द प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम जनवरी 26 to 1950 till the completion of the first ever general election in 1951 to 52. All the war dates are very important. There were 22 committees constituent of Constituent Assembly में 22 committees होती हैं, 22 committees, 10 committees procedural affairs and remaining 12 committees were on the substantive और constitutional affairs में। Steering committees chairman KM Munshi, the rules of procedure committee chairman Dr. Rajendra Prasad, ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यूनियन पावर्स कमेटी चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू। कमेटी ऑन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी चेयरमैन सरदार पटेल थे, कम्युनिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज हेड सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ड्राफ्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय द BN राव, advisor of Constituent Assembly. Drafting committee was set up August 29 for 1947, very important है ये। And the chairman of drafting committee के Dr. B.R. Ambedkar हैं। The final draft was introduced by the Constituent Assembly by Dr. Bhimrao Ambedkar on November 4 1948, first reading। थर्ड रीडिंग कमेटी जो हमारी कंप्लीटेड हुई थी नवंबर 26 49 में। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर अडॉप्टेड ऑन द नवंबर 26 1949 में। द प्रेसिडेंट एंड द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइंड इट। प्लीज रिमेंबर दिस दैट द डेट इज मेंशन इन द preamble
द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड 8 शेड्यूल्स एंड 395 आर्टिकल्स। ये भी हम सबको पता होना चाहिए कि हमारे में 8 आर्टिकल्स शेड्यूल्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं। Preamble was the enacted after the enactment of the Constitution. Preamble was the last to adopted in the enacted. The father of Constitution B.R. Ambedkar hai and was the first law minister of nation from August 15, 1914 to 7 to January 26, 1915. फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, वो लॉ मिनिस्टर थे 1947 से 50 तक। कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1950 में। सिंस द जनवरी 26, 1950 सेलिब्रेटेड एज अ रिपब्लिक डे। In all, it took 2 years, 11 months and 19 days the constitution get completed and provisional parliament closed exist on April 17, 1952. The last and first elected parliament to houses came being on May 1952. The provisions related to citizenship, elections, provisional parliament, temporary transition provided were immediate effect, and the rest of the constitution come into force on January 26, 1950. सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं? सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या क्या सोर्सेज थे? दिस इज द मेजर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें फेडरल स्कीम, ऑफिस गवर्नर एंड पब्लिक सर्विस कमीशन ये आए थे। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें हमारा जुडिशियल रिव्यू था, फंडामेंटल राइट्स थे, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी थी, इंडिपेंडेंट प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग ऑन द चेयरमैन ऑफ द अपर हाउसेज, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। यूएस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स ऑफ लॉ, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, लेजिस्लेचर प्रोसीजर एंड बिकैमरलिज्म थी। इसके बाद इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन नंबर्स टू अपर हाउसेज, इलेक्शन कमीशन ऑफ पार्लियामेंट। ये हमने कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या हमारा सोर्स लिए हैं वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है। साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू द अपर हाउसेज। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, आइडियल्स ऑफ जस्टिस है। फ्रांस से हमने रिपब्लिक लिया है, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड इन द प्रेएम्बल्स। कुछ साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज बिकॉज इट इज incorporated all the experience gathered from the working of all the known constitution in the world, and to avoid all the defects and the loopholes on the might be anti-capted from the light of other constitution, to minimize the uncertainty majority of the provisions whereby the borrowed from the Government of India Act 1935, because people were familiar with the existing system. Multifarious challenges in country, the division of powers between the union and the state so exhaustive, and it is a single constitution entire country except for the Jammu and Kashmir. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत राइट एंड रिगिड एंड फ्लेक्सिबल है, फेडरल सिस्टम है, पार्लियामेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट इज फंडामेंटल राइट्स। इसमें हम दीज आर द प्रमोशन ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, दीज आर द जस्टिसेबल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के हैं, नॉन जस्टेबल है, दीज आर द नॉन जस्टेबल, कैन नॉट बी चैलेंजेस इन द कोर्ट लॉ। फंडामेंटल राइट्स हैं एडेड थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, एडेड थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन ईयर 1976 एंड दी वाज एडेड इन रिकमेंडेशन ऑफ द Swaran Singh. Swaran Singh committees part 4th A was added for the accommodating fundamental duties. Secular states, equal respect of all religions है, universal adult franchises, emergency provisions है and tier government ये है। preamble is the introduction of the constitution. preamble हमारा होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब करना, उसका इंट्रोडक्शन देना, परिचय देना। दिस इज द मेथड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट वाज मूव्ड बाय द जवाहरलाल नेहरू ऑन December 30th, 1946 and adopted by the Constituent Assembly in January 22, 1947.
The people of India having soul money resolved to constitution India into a sovereign, socialist and secular. ये तीन वर्ड हमारे लिए गए हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल द सिटीजन्स, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, liberty of thought of the expression, belief, faith and worship, equality, status of opportunity and to promote among them all, and the components of the preambles. The people of India are source of constitution. The preambles declares India to be of sovereign, socialist, secular, democratic and republic. The preamble specific the objective of constitution: justice, liberty, equality or fraternity. Sovereign. Sovereign means independent. Authority of a state. This is the absolute and supreme power. This means India has a power to legislate on the subject. India is not subject to the cannot of external authority. India is neither dependency or a domain of any other nation but an independent state. Republic, it means we headed, the state is elected. Socialist, this is added through the 42nd Amendment Act of 1976. The word socialism means placing means of introduction and distribution in the hands of public control. Socialism also means elimination of inequalities in income and status and standard of living. In India, this is the democratic socialism. There is an existence of both public and private sectors. This is called mixed economy. The socialism strive and end inequality opportunity. Secular, the term secular was added through the 42nd Amendment Act in 1976. This means state no official religion. किसी का कोई रिलीजन नहीं है, सब all religions in the country have same status and support. Democratic, democratic means rule by the people. The people of the country elected their own representatives. In India, it is a representative democracy. One man, one vote is concept in democracy. Justice is the harmonizing the interest between the individuals and between the individuals and groups and the internet and community. Social justice implies that all the citizens are treated equality. Economic justice, rich and poor are treated alike. Political justice, every citizen is given equal priority in the political sphere. Article 325, no person to be eligible for the inclusion in to claim to include it in special electoral rolls on around of the religion, race, caste or sex. Article 326, elections to be houses of people, Lok Sabha and to the Legislative Assembly of States to be on the basis of adult franchises. Liberty, it is the liberty of thought, expression, belief and faith of worship. Article 19 guaranteed the freedom of speech, expression, etc. Article 25 to 28 of the Constitution of freedom of religion including the belief, faith and worship. Equality, all citizens are equal before law and enjoy equal protection of the law of the hand. Union and its territory. The Union and its territory mentioned under the Part 1st of Indian Constitution, the concerned article from 1 to 4. इंडियन टेरिटरी के बारे में हमारा आर्टिकल 1 में बताया गया है. कंसर्न आर्टिकल्स आर फ्रॉम 1 to 4 में. दैट का आर्टिकल 1, देयर इज अ भारत सोल इज यूनियन ऑफ स्टेट्स and the union state duties therefore shall be the specific in the first schedule. Territories of the states duties as specified in the first schedule such as other territories may be acquired. There are the 7 union territories. Their name is Delhi, Andaman Nicobar, Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Pondicherry and Chandigarh. Article 2 क्या है? Indian Constitution provide 2 powers of the Parliament, the power to admit the new states and into the Union of India. Article 3, the Parliament may be law is empowered for form a new state. The Constitution empowered the Parliament to recognize the boundaries of the states by the simple majority. Article 3 lays down 2 conditions in the formation of new states. Article 4 any few refer to Article 2 or 3 shall contain the provisions of the amendment of the first schedule and fourth schedule may be necessary to give effect to the provisions of law and also may contain a supplement, incidental and the subsequent provisions.
Citizenship is the mentioned in the part 2 of the Indian Constitution. The citizenship provides the covered in articles 5 से 11 में हमारे Indian Constitution में citizenship को बताया गया है. Provides full political membership in the state, permanent allegiance to the state. द प्रेसिडेंट आर्टिकल 58(1) में है, वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 66 में है, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में है, जज ऑफ द हाई कोर्ट का जिक्र हमारे आर्टिकल के 217 में जिक्र किया गया, अटॉर्नी जनरल का 76 में, गवर्नर ऑफ स्टेट का 157 में, एडवोकेट जनरल का 165 में. Domicile. The term domicile is not defined in the Indian Constitution. Domicile is a person resident where he is intends to live on a permanent basis. Article 6 में हमारे the provides citizenship rights of migrate from Pakistan before the amendment of the Constitution. This provide two types of distinction. The people migrate to India before July 1948 and the people migrate to India after July 1948. फंडामेंटल राइट्स, दीज आर द एनहेंस इन द पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 to 35 में डिस्कस किया गया है. दीज वर प्रोवाइडेड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ राइट्स. According to Dr. Bhimrao Ambedkar, it is the most criticized part of Constitution. The fundamental rights are justified in the original Constitution. 7 fundamental rights mentioned. 7 हमारे fundamental rights होते हैं. Rights to equality, rights to freedom, rights to against exploitation, rights to freedom in religion, cultural and educational right, right to property, and it is deleted through the 44th Amendment Act, right to constitutional remedies. अब हमारे पास 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, एक को हटा दिया गया है. Directive principles of the state policy. There is a directive principle of state. The directive principles are the needs of the community. DPSP, हम DPSP बोलते हैं. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट को वाज अराउंड बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. ये कई बार पूछ लिया जाता है कि हमारे DPSP को कहां से लिया गया है, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. These are the recommendation of the state in legislative, executive and administrative matters. These are the recommendation and legislative in the executive organs of the central and the state government, all local authorities and all other public authorities in the country. GOIO 1935 Act, instruments of the instructions and enumerated and in the Indian Constitution, they are the called directive principles of the state policy. DPSP embody of the concept of welfare state and directive principle of the operative part of the constitution. The directive principle of the state policy constitution is very comprehensive economic, social and the political program of modern democratic state. The India of principle is realized that the high ideas of justice, literacy, equality and fidelity as outlined in the preambles. Directive principle of the state policy are non-justifiable in nature, and Article 36 defines the state. It was a same meaning in given in Article 12. Dr. Bhimrao Ambedkar directive principle are the novel features of Indian Constitution. The directive principle along the fundamental rights contain the philosophy in the Constitution and it is the soul of Constitution. Dr. Bhimrao Ambedkar ने DPSP को हमारा soul of the Constitution कहा है. कई बार पूछ लिया जाता है कि soul of the Constitution किसने कहा था DPSP को.
Jawaharlal Nehru and statement in 1950, DPSP will represent a dynamic move or towards a certain objective. The fundamental rights represent something static to preserve certain rights which exist. Both are the right, but sometimes it might so be the happen that dynamic movement and that static standstill do not to fit into each other. Jawaharlal Nehru's statement in Parliament in 1955, responsible for the economic and the social welfare policies of the nation, should be Parliament and not with the court. In case of a contradiction, it was for the Parliament to remove the contradiction and make fundamental rights sub-reserves to direct principle of the state policy. Now discuss about the fundamental duties. These are the added in the recommendation of the Swarn Singh committee. This committee recommended for the inclusion of 8 fundamental duties. The amendment includes the 10 fundamental duties. The fundamental duties are brought from the erstwhile USSR say. The 10 fundamental duties were added to the committee in the year 1970 through the 42nd Amendment Act. 11 fundamental duties was added in year 2022 through the 86th Amendment Act of Indian Constitution. 11 fundamental duties हमारी यहाँ पर डिस्कस की गई हैं and the duties are laid down in Article 51A. इनके आर्टिकल्स भी पूछे जाते हैं कि कौन से आर्टिकल में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज का डिस्कस किया गया है. Now very important topics, types of amendments क्या होते हैं. The constitution can be amended in 3 ways. Amendment by the simple majority of the parliament, amendment by the special majority of the parliament, and amendment by the special majority of parliament and the ratification of the half of the state legislatures. Simple majority of parliament. The number of provisions of constitution can be amended by a simple majority of 2 houses parliament outside of the scope of article 368. These provisions include, यहाँ पर ये provisions हमारे include किए गए. Amendment by the special majority of parliament. सिंपल मेजोरिटी होती है, एक स्पेशल मेजोरिटी होती है. द मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू बी अमेंडेड बाय द स्पेशल मेजोरिटी. व्हाट इज द स्पेशल मेजोरिटी? दिस इज द मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउसेज. A majority of 23rd of the members of each house is present in voting, and important provisions can be amended through the special majority are fundamental rights, fundamental duties, directing principles of the state policy. ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में देखें तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर मेंशन इन 8th शेड्यूल. द ऑफिशियल लैंग्वेज इज मेंशन इन द पार्ट ऑफ हमारा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन 14 लैंग्वेज. दिस ऑब्जर्व्ड इन द आर्टिकल 343 to 351. ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए क्या क्या यहाँ प्रोविजंस रखे गए हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं. इंग्लिश लैंग्वेज वाज परमिटेड ऑफ इंडियन मोर देन अ पीरियड ऑफ 50 years फ्रॉम द डेट ऑफ द commencement of the constitution for all the official purpose of the union. Official Language Act 1963. English language was continued as the official language along with the Hindi by enhancing and the Official Language Act 1963. Article 343 में हमारा the official language of Hindi union shall be Hindi in Devanagari script में है, and the Official Languages Commission is appointed by the President and appointed in 1955 में. The languages that is used in Supreme Court is English only. The state legislature are permitted to adopt any one or more than one language. A state can adopt more than one language. The parliament can provide that all the proceeding in Supreme Court and High Court are not to be in English. The governor with the prior consent of resident can authorize the use of Hindi or any other languages of the other state in proceeding the concerned High Court. ये लैंग्वेजेस के बारे में यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस किया गया है. हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर प्रेजेंट इन द 8 शेड्यूल्स? 14 लैंग्वेजेस वर मेंशन्ड and all present numbers of languages mentioned in 8 schedules is 22. Sindhi was the 50th language added through the 21st amendment in 1971. Konaki, Nepali and Manipuri languages are added through the 71st Amendment Act में, and 4 languages that added to the 8th schedule were Bodo, Dogri, Mathili and Santhali 100 Amendment Act में. The list of the languages यहाँ पर दी गई है 8th शेड्यूल में.
ये सारी लिस्ट यहाँ पर हमारी दी गई हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डेस्क्रिप्टिव बताया गया है कि किस तरीके से लैंग्वेजेस हैं, प्रियम्बल्स हैं, आर्टिकल्स ऐड किए गए हैं, क्या इसका फंडामेंटल है, ये सब चीजें बेसिकली यहाँ पर सारी चीजें फंडामेंटल 1 आवर की क्लासेस में आपको सब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझाने की कोशिश की गई है। अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एंड इसमें कुछ भी अगर आपको कोई डाउट्स कोई भी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं एंड अपनी तरफ से हमने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। यहाँ पर कुछ हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में भी बताया गया है। पॉलिटिकल पार्टी मेंबर इज पर्सन हु कंसेंट ऑफ द इलेक्शन ऑन द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एंड गेट्स इलेक्टेड। अ नंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी डिस्क्वालिफाइड इफ द member what getting elected voluntarily resigns political party on those tickets he got elected. If the members vote against the whip issued by the consent political party, if the number against the direction issued by the consent political party without the permission from the parties. Exception है, number going out of the party through the split is not disqualified on the ground of deflection. What is the split? Minimum 1/3 members of the political party gets separated from the parent party and forms a new party. It is called split. इस तरह की टर्म कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछी जाती है कि हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी गेट सेपरेटेड, तो उसमें 1/3 1/4 इस तरीके के ऑप्शंस होते हैं, बट करेक्ट आंसर इज 1/3 members of the political party. The speaker of the chairman satisfied recognition of the split groups as a new party. The split group cannot be joined political party and group is disqualified. Not please split by the 1/3 members of a party given by the elected through the 9th Amendment Act of the 2003. This means the members cannot more take shelter under the split. What is the manager? What is the merger? If the 2/3 of the political party forms separate groups and joining another political party is called merger. Merger मतलब जब दो parties एक साथ forms separate groups and joining another political party. Independent members. Who is independent members? An independent member is elected member of the houses who does not belong to any other political parties. Nominated members. These are the members who are nominated by the president for the parliament and by the governor of the state legislature. Who is the deciding authority regarding in the disqualification of the member? The deciding authority is the prescribed for the speaker, chairman. The decision chair was not subjected to the judicial review. यहाँ पर कुछ मिसलीनियस चीजें दी गई हैं एंड उसके बाद ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं एंड ये हमारा पॉलिटी का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है वो सब चीजें हैं, जिसमें से कुछ टर्म भी हमने आपको एक्सप्लेन की है, जिसमें से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड यहीं से शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे बनाए जाते हैं। तो पूरा यहाँ पर हु इज द इंडिपेंडेंट मेंबर्स, ये हमारा इंडिपेंडेंट मेंबर्स इज एन इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेशन 2 members, प्रेसिडेंट नॉमिनेशन 12 members, गवर्नमेंट नॉमिनेशन 1 member एंड गवर्नर नॉमिनेशन 1/6 members होते हैं इसमें। $48 पेजेस का ये हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सारा फंडामेंटल से लेकर आपके बेसिक्स से लेकर सब कुछ इसमें हमने क्लियर किया है, क्या क्या चीजें इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिलकर बना होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड कुछ चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं इसी तरह की आगे के वीडियोस में, ताकि आपके एम लक्ष्मीकांत जिसमें से पॉलिटी का एक पूरा निचोड़ है, जिसमें से सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, पॉलिटिकल का एक फुल फाइन डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है।